जय हिंद दोस्तों, लीड एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज इस वीडियो में हम लोग मार्च 2024 का जो प्रतियोगिता दर्पण का करेंट अफेयर्स आया है उसमें हम अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम को देखेंगे। इसके पहले वाला वीडियो में यह राष्ट्रीय घटनाक्रम हम बता चुके हैं, ठीक है। तो उसको जिसको नहीं देखे हैं जाके वह देखिए वीडियो, उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम को देखेंगे। ये फिर इसको देख लीजिए, फिर आप जो है यह राष्ट्रीय घटनाक्रम को देखिएगा, ठीक है। चलिए कुछ ऑफलाइन का इन्फॉर्मेशन बता देते हैं कि अगर आप पटना में रहते हैं, बीपीएससी, दरोगा या कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी करते हैं, अगर आपको करंट अफेयर्स ऑफलाइन में याद करना है तो यह सुबह में 7 से 8 AM में करंट अफेयर्स का क्लास चलता है। इसमें 2 बुक पढ़ाते हैं, पीडी प्रतियोगिता दर्पण और एसपीडी, दोनों को कंप्लीट हम याद क्लास में ही करवा देंगे। एनसीईआरटी, अगर आप बीपीएससी का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो एनसीईआरटी पढ़ना बहुत आवश्यक है। या फिर आप कोई भी एग्ज़ाम का तैयारी करते हैं जो लेवल की एग्ज़ाम होता है तो एनसीईआरटी आपका कॉन्सेप्ट बना देगा। यह 4 से 6 PM में यह क्लास चलती है। इसमें 6 से लेकर 12 तक पूरा एनसीईआरटी को कवर कराया जाता है। जैसे कि आपका 6 स्टार्ट किए तो 6 का सारा हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, यह साइंस, यह सारा कंप्लीट करेंगे, फिर 7th में जाएंगे। अब इसके बाद हम लूसेंट के बात करेंगे और घटना चक्र का। तो लूसेंट घटना चक्र का के बैच भी चलता है। एक सुबह में यह 8 AM से 9 AM के बीच में, इसमें अभी पॉलिटी चल रहा है। पॉलिटी के साथ साथ घटना चक्र भी पॉलिटी यह हो जाएगा, यानी कि लूसेंट का पॉलिटी समाप्त होते होते घटना चक्र और लूसेंट दोनों आपका कमांड हो जाएगा। और कमांड ही नहीं, वो क्लास में ही सारा याद हो जाएगा। फिर एक बैच है साइंस का सुबह में 9 AM से 10 AM। इसमें जो है अभी बायोलॉजी स्टार्ट हुआ है, ठीक है, तो इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। बायोलॉजी स्टार्ट हुआ है, इसमें भी बायोलॉजी के साथ साथ लूसेंट का बायोलॉजी पढ़ाएंगे, घटना चक्र का क्वेश्चन याद करवाएंगे, यानी कि टोटल आपका कमांड हो जाएगा। उसके बाद शाम में भी एक बैच है 6 PM से 7 PM। इसमें जो है मिडिएवल हिस्ट्री होली के जस्ट बाद शुरू हो रहा है, ठीक है। और एक 7 PM से 8 PM में इसमें फिजिक्स स्टार्ट हुआ है। तो सब में घटना चक्र प्लस लूसेंट दोनों इंक्लूड रहता है। अगर आपको विशेष जानकारी चाहिए तो आप इस नंबर पर कांटेक्ट भी कर सकते हैं। जो इसका एड्रेस है नाथुन लैंड किसान कोल्ड स्टोर के पास में ही है, यह पटना 6, ठीक है। अब चलते हैं अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम का क्या क्या मुद्दा है इसको देखते हैं। जो भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से यह इम्पोर्टेंट होगा, सारा पॉइंट को हम कवर करने का प्रयास करेंगे। और अगर PDF प्राप्त करना हो या अंडरलाइन किया हुआ तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल लीड एकेडमी पटना, याद रखिएगा लास्ट में पटना जरूर लिखिएगा, लीड एकेडमी पटना, पटना लिखिएगा तो यह चैनल आ जाएगा आपका कौन सा टेलीग्राम का, उसमें ज्वाइन कर लीजिएगा। उसमें सारे चीज़ का आपको PDF क्या हो जाएगा, मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं आपको भारत और पाकिस्तान के बीच अपने परमाणु प्रतिष्ठान की सूची का आदान प्रदान। याद रखिएगा, एक तो परमाणु प्रतिष्ठान का सूची आदान प्रदान किया और एक दूसरे के कैदियों को की भी सूची आदान प्रदान किया कि भारत ने पाकिस्तान वाला कैदी कितना पकड़ा है, पाकिस्तान ने भारत की कैदी को कितना पकड़ा है। चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं हम पहला पॉइंट क्या है। करें कि वर्ष 1988 में एक आपसी द्विपक्षीय समझौते के तहत भारत और पाकिस्तान द्वारा अपने परमाणु प्रतिष्ठान की सूची आदान प्रदान प्रति वर्ष पहले ही दिन यह 1 जनवरी को किया जाता, यानी कि ऐसा समझौता 1988 में हुआ कि प्रति वर्ष भारत और पाकिस्तान अपने परमाणु प्रतिष्ठान की सूची एक दूसरे को आदान प्रदान करेंगे और यह वर्ष के पहले ही दिन करेंगे, यानी 1 जनवरी को ही यह किया जाता। इसके बाद इसी समझौते के अनुपालन के तहत भारत और पाकिस्तान ने अपने अपने परमाणु प्रतिष्ठान की सूची 1 जनवरी 2024 को क्या हुआ, आदान प्रदान किया। और ऐसा इस तरह जो है यह सालाना 33वां सालाना था जो आदान प्रदान किया गया। ऐसा पहला आदान प्रदान हुआ था 1 जनवरी 1992 को, समझौता हुआ 1988 और पहला जो यह आदान प्रदान हुआ 1992 में। एक और समझौता अभी हम बता रहे थे कि कैदी को भी कितना कैदी यह जो है यह दोनों देश ने पकड़ा है, उसको भी करें कि 2008 में संपन्न एक अन्य द्विपक्षीय समझौते के तहत दोनों देशों द्वारा अपनी जेल में निरुद्ध एक दूसरे की कैदी का सूची भी आदान प्रदान वर्ष में 2 बार। अब देखिएगा, परमाणु प्रतिष्ठान का जो आदान प्रदान हुआ वर्ष में 1 बार 1 जनवरी को, लेकिन कैदी का जो आदान प्रदान का यह सूची प्रदान करता वह वर्ष में 2 बार, एक तो 1 जनवरी को और एक 1 जुलाई को, यानी कि एक वर्ष में 2 बार कैदी की सूची क्या होता है, आदान प्रदान किया जाता है।
अब यह ताज़ा सूची के अनुसार ये सब आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है कि ताज़ा सूची के अनुसार इस समय 231, ठीक है, यह भारतीय पाकिस्तान जेल में जो है निरुद्ध है। यानी कि 231 भारतीय पाकिस्तान के जेल में है, जिसमें कि 184 मछुआरा है और 47 अन्य यह सैनिक जो असैनिक नागरिक है। और भारतीय जेल की निरुद्ध पाकिस्तानी कैदियों की संख्या 400 यह 18 है, ठीक है। तो ये सब चीज़ उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मैंने आप समझौता को याद रख लेंगे, ठीक है। बाकी अगर डिटेल इसका पढ़ना होगा तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर जा करके यह चैनल ज्वाइन कीजिए और वहाँ पर आपको क्या होगा, सारा PDF क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। अब देखिएगा फिर 5वें कार्यकाल हेतु शेख हसीना वाजेद, ठीक है, शेख हसीना वाजेद बांग्लादेश के प्रधानमंत्री बनी। याद रखिएगा, बांग्लादेश में 7 जनवरी 2024 को संपन्न 12वें संसदीय चुनाव में सत्तारूढ़ अवामी लीग को ही भारी बहुमत प्राप्त हुआ, जिससे कि निवर्तमान प्रधानमंत्री जो शेख हसीना थी, यह एक और कार्यकाल के लिए प्रधानमंत्री वहां की बन गई। प्रधानमंत्री यह पद पर जो है यह 5वें कार्यकाल के लिए, ठीक है, कि माँ यह 5वें कार्यकाल के लिए उसको चुना गया और लगातार यह चौथा कार्यकाल के लिए उन्होंने शपथ लिया और शपथ जो है 11 जनवरी 2024 को ग्रहण किया। जिसने बांग्लादेश के प्रधानमंत्री, यहाँ पर देखिए 5वें कार्यकाल के लिए प्रधानमंत्री पद की शपथ लेती जो है शेख हसीना, ठीक है, ये शेख हसीना है और यह जो है शपथ ले रही है 5वें कार्यकाल के लिए। बांग्लादेश के 350 संसदीय यह सदस्य जो है संसद में 300 सीटों के लिए ही मतदान होता है। याद रखिएगा, बांग्लादेश में टोटल अगर हम संसद की बात करेंगे संसद का, तो यह टोटल कितना है 350, लेकिन जो चुनाव होगा वह मात्र 300 सीटों पर और 50 सीट जो महिलाओं के लिए आरक्षित है, सत्तारूढ़ दल अथवा गठबंधन द्वारा क्या होता है, मनोनयन से भरी जाती है। यानी कि 300 सीटों पर चुनाव होता, मतदान होता, 50 सीट जो महिला के लिए आरक्षित है उसका क्या होता है, मनोनयन किया जाता है। बांग्लादेश में संसद के यह मतदान वाले 300 सीटों में से 299 के लिए ही मतदान 7 जनवरी को हुआ। एक प्रत्याशी का निधन के कारण वहाँ पर मतदान क्या हुआ, स्थगित कर दिया। अब कितना मत प्राप्त किया ये सब जो है कोई मतलब नहीं है। 7 जनवरी 2024 के चुनाव की भी एक तरफा ही थे। चुनाव में 223 सीट विजयी प्रधानमंत्री यह शेख हसीना की अवामी लीग को प्राप्त हुआ। तो शेख हसीना का संबंध किससे है, अवामी लीग से, और यह जो है 223 सीट पर विजय प्राप्त की है, ठीक है। शेख हसीना ने स्वयं गोपालगंज यह 3 सीट पर जो है भारी बहुमत से विजयी इस चुनाव में दर्ज किया। इस सीट पर कुल 2,49,962 मत जहां उन्हें प्राप्त हुआ और उसके जो प्रतिद्वंदी उम्मीदवार थे तो मात्र उसको कितना, याद रखिएगा, 469 मत प्राप्त हुआ। इससे अच्छा कि वह चुनाव ही नहीं लड़ता, ठीक है, क्योंकि देखिए कितना कहीं लाख में है, कहाँ जो है सैकड़ों में है, ठीक है। आगे चलते हैं। करें 76 वर्षीय शेख हसीना बांग्लादेश के प्रथम राष्ट्रपति शेख मुजीबुर रहमान की क्या है, छोटी पुत्री है और वह पहली बार 1996 में प्रधानमंत्री बनी थी, ठीक है। कब, 1996, और 1996 से 2001 तक, ठीक है, 2001 तक जो है यह प्रधानमंत्री रहे। उसके पश्चात फिर 2009 में चुनी और तब से अब तक क्या हुआ, लगातार यह चौथा कार्य के लिए चुनी गई। टोटल कार्यकाल उसका 5वां होगा, लेकिन लगातार कहेगा तो चौथा। इसके बाद आगे चलते हैं। करें कि चीन विरोधी डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी यह लाई चिंगते यह ताइवान में नए राष्ट्रपति निर्वाचित हुए। तो ध्यान से देखिएगा, करें कि यहाँ पर ताइवान जिसे जो है चीन अपना ही क्षेत्र मानता है, यह राष्ट्रपति के पद पर के लिए जो है 13 जनवरी को वहाँ क्या हुआ, यह चुनाव संपन्न हुआ। और यह चुनाव में यह चीन के विरोधी जिसका सत्तारूढ़ डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी जिसको कहते हैं DPP के उम्मीदवार थे लाई चिंगते, यह विजय रहे। तो यहाँ पर याद रखिएगा कि अभी ताइवान के जो यह राष्ट्रपति बने हैं वह कौन, यह याद रखिएगा, यह ताइवान के राष्ट्रपति बने हैं लाई चिंगते, जो कि चीन के विरोधी है। और इसमें कुछ नहीं पढ़ना है। इसके बाद आपका यह सीधे रुख करते हैं नीचे की तरफ। अब देखिएगा, जो यहाँ ताइवान का चुनाव हुआ इस पर 2 देश जो है काफ़ी निगरानी में था, एक है चीन और एक अमेरिका। दोनों ही इस चुनाव पर गहरी नज़र थी। जिस ताइवान को चीन अपना क्षेत्र मानता वहाँ चुनाव में चीन विरोधी लाई चिंगते की विजय यह चीन की असहज करने वाली है और चुनाव से
पूर्व ही चीन ने उन्हें यह खतरा बताते हुए वह उनकी पार्टी को हराने का जो है आह्वान किया था। यह पहला ही अवसर था जब किसी पार्टी ने लगातार तीसरी बार राष्ट्रपति चुनाव में यह विजयी ताइवान जो है में प्राप्त किया। ठीक है, इसके बाद आगे चलते हैं हम लोग। इतना ही इससे याद रखना है, बस खाली उसका नाम याद रखिएगा, यह ताइवान के राष्ट्रपति का। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पर 5 नए सदस्य जुड़े। ब्रिक्स अब 10 सदस्य समूह हो गया। जो ब्रिक्स था पहले 5 सदस्य हुआ करता था। 5 सदस्य में था अपना प्यारा भारत, रूस, चीन, ब्राज़ील और दक्षिण अफ्रीका। अब ब्रिक्स में 2024 में क्या हुआ, 10 सदस्य हो गए, यानी कि 5 नया सदस्य इसमें शामिल हुआ। 1 जनवरी 2024 में 5 नए सदस्य। अब देखिएगा 5 नए सदस्य में कौन कौन है, मिस्र, इथोपिया, ईरान, सऊदी अरब और एक है संयुक्त अरब अमीरात यूएई। तो यह मिस्र, इथोपिया, ईरान 3 हुआ। मिस्र, इथोपिया, ईरान, सऊदी अरब और यूएई भी इसमें क्या हो गया, शामिल हो गया। तो टोटल अब ब्रिक्स में देश की संख्या कितना हो गया, यह 5 से बढ़कर 10 हो गया। 1 जनवरी से यह 6 नए सदस्य को इसमें शामिल करने का निर्णय अगस्त 2022 में ब्रिक्स के जोहान्सबर्ग सम्मेलन में, यह 15वें शिखर सम्मेलन में किया गया था। अब याद रखिएगा जो 15वां शिखर सम्मेलन हुआ था ब्रिक्स का, इसमें टोटल 6 सदस्य लोग, ठीक है, 6 सदस्य जुड़ना था, लेकिन एक जो है यह समूह में शामिल किए जाने वाला छठा देश जो अर्जेंटीना था, किंतु यह ठीक 3 दिन पहले अर्जेंटीना के राष्ट्रपति इस समूह में से क्या हो गया, पीछे हटने की घोषणा कर दिया। यानी कि टोटल हो जाता है ब्रिक्स में टोटल सदस्य कितना, 11, लेकिन हुआ कितना, 5। किसने नहीं शामिल हुआ, तो अर्जेंटीना लास्ट मौके पर आकर कहा कि हम इसमें शामिल नहीं होंगे। 1 जनवरी 2024 से 10 सदस्य ब्रिक्स की अध्यक्षता अब सत्ता जो है रूस के पास है। याद रखिएगा जो 10 सदस्य ब्रिक्स होगा इसका अध्यक्षता अब किसके पास है, रूस के पास, और जिससे कि इसका आगामी यह शिखर सम्मेलन रूस की मेज़बानी में होगा और यह शिखर सम्मेलन अक्टूबर 2024 में कजान में प्रस्तावित है। तो कजान पड़ता है कहाँ पर, रूस में, यानी कि जो अगला सत्र होगा ब्रिक्स का बैठक यह 2024 में यह कहाँ पर, कजान में होगा। अब करें कि ब्रिक्स, पहले देखिएगा 4 ही देश था इसमें शामिल ब्रिक, तो ब्रिक में 4 देश था, कौन कौन, ब्राज़ील, रूस, भारत और चीन। 4 ही देश का समूह था और इसकी पहली बैठक, यह जो है पहली शिखर बैठक 16 जून 2009 को रूस के यह येकेटेरिनबर्ग में हुआ था। दक्षिण अफ्रीका अप्रैल 2011 में इसमें औपचारिक रूप से जुड़ा। तो अब इसका नाम क्या, एस जोड़ दिया उसमें, तो हो गया था ब्रिक से ब्रिक्स हो गया था। तो अब करें कि 1 जनवरी पुनः 5 सदस्य जोड़ा गया, लेकिन ब्रिक्स के नाम में कोई परिवर्तन नहीं, चूँकि एक नहीं इस बार 5 देश जुटा, इसीलिए से यहाँ पर जो है अब कोई इसका नाम में परिवर्तन नहीं। ब्रिक्स का जो है यह क्या हुआ, नाम में कोई परिवर्तन नहीं किया गया। 10 सदस्य के साथ विश्व के कुल भूमि क्षेत्र का लगभग 30% क्षेत्र ब्रिक्स देशों के पास। अगर 100% पूरा पृथ्वी है तो पूरा पृथ्वी का जो 30% हिस्सा है यह ब्रिक्स देशों के पास है। अब करें कि विश्व के 45% जनसंख्या ब्रिक्स देशों के पास निवास करती है। अब टोटल जनसंख्या की बात करेंगे जितना पृथ्वी पर है, तो टोटल का 45%, ठीक है, तो 45% जो भाग है वह ब्रिक्स देशों की जनसंख्या निवास करती है। तो ये जो है मोस्ट वीवीआई पॉइंट है, दोनों इसको भी ध्यान में रखिएगा। आगे चलते हैं। अब देखिएगा म्यांमार में यह स्वतंत्रता दिवस पर यह 9652 कैदी की रिहाई किया गया। म्यांमार के सैन्य शासन ने ब्रिटिश शासन से आज़ादी मिलने की 76वीं वर्षगांठ 4 जनवरी 2024 को विभिन्न जेलों में बंद यह 9652 कैदियों को रिहा करने की घोषणा किया, ठीक है, और इन कैदी में 114 विदेशी और कुछ राजनीतिक अपराधी भी शामिल थे। यानी कि टोटल बात करेंगे यह कैदियों की रिहाई किया। नोबेल शांति पुरस्कार विजेता आंग सान सू की ये विभिन्न अपराधों में यह 33 वर्ष कारावास की सजाएं सैन्य शासन में यह सुनाई गई थी तथा इसके लिए वह जेल में ही क्या है, निषिद्ध है, यानी कि इसको रिहा नहीं किया गया। इसके बाद यह डेनमार्क की महारानी मार्गरेट द्वितीय ने पद छोड़ा। प्रिंस फेडरिक अब वहाँ के क्या हुआ, नया राजा बना। कहाँ के, डेनमार्क के। तो डेनमार्क की महारानी मार्गरेट द्वितीय ने अपनी
यह जो है पूर्व घोषणा के अनुरूप, ठीक है, यह पूर्व घोषणा के अनुरूप ही स्वेच्छा से राजगद्दी त्याग दी और यह 55 वर्षीय फ्रेडरिक, यह जो है प्रिंस फ्रेडरिक आंद्रे हेनरिक क्रिश्चियन सम्राट फ्रेडरिक दसम के तौर पर देश के क्या हुआ, नया राजा घोषित हुआ। तो इस पॉइंट को भी ध्यान में रखिएगा कि यहाँ के जो नया राजा डेनमार्क का घोषित किया गया वह किसको, यह प्रिंस फ्रेडरिक को, ठीक है, और यह दसम के नाम से जाना जाता है। इसके बाद आगे चलते हैं। रूस का सैन्य परिवहन विमान दुर्घटना, विमान पर सवार 65 यूक्रेन युद्धबंदियों की क्या हो गया, मृत्यु हो गया। क्योंकि रूस और यूक्रेन के बीच जारी संघर्ष के बीच रूस का एक सैन्य परिवहन विमान इल्यूशन IL-76 24 जनवरी 2024 को यूक्रेन के सीमा के निकट, यह कहाँ पर, इस जगह का नाम है यह बेलगोरोद इलाके में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। चालक दल के 6 सदस्य 3 अन्य लोग के अतिरिक्त 65 यूक्रेन युद्धबंदियों यह विमान में सवार थे और सभी के सभी दुर्घटना में क्या हुआ, मारे गए। बस इतना ही पढ़ना है इसमें। इसके बाद है चंद्रमा। जापान जो है चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग कराने वाला अमेरिका, सोवियत संघ, चीन, भारत के पश्चात अब यह 5वां देश बन गया। चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग कराने वाला जो 5वां देश बना हुआ कौन सा, जापान। इसको ध्यान में रखिएगा। करें कि चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग कराने में अमेरिकी निजी एजेंसी के एक ताज़ा प्रयास की विफलता के पश्चात जापान की अंतरिक्ष एजेंसी, इसका नाम है जक्सा, तो जक्सा कहाँ का अंतरिक्ष एजेंसी है, जापान का, को इस दिशा में आंशिक कामयाबी जनवरी 2024 में उस समय मिली जब इसके द्वारा प्रक्षेपित स्मार्ट लैंडर फॉर इन्वेस्टिगेशन मून, जिसको कहते हैं स्लिम, चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग में सफल रहा। किंतु यह सफलता आंशिक ही इस मायने में रही यह कि लैंडर पर लगे सौर सेल में खराबी आ जाने के कारण यह लैंडर कुछ घंटे ही काम कर सका। उसके बाद काम करना क्या हो गया, बंद कर दिया। 19 जनवरी 2024 को सफलतापूर्वक पिन पॉइंट लैंडिंग करने के पश्चात इनके लैंडर मूनर स्नाइपर के सोलर पैनल यह बिजली पैदा करने में क्या हुआ, विफल रहे और मून लैंडर को पुनर्जीवित करने का प्रयास जक्सा द्वारा यह किए गए, ठीक है, जक्सा द्वारा किए जा रहे, लेकिन 28 जनवरी को यह सौर पैनल ने कार्य करना क्या हुआ, प्रारंभ कर दिया। जापान ने इस स्लिम मिशन की सबसे बड़ी उपलब्धि ग्रीन पॉइंट लैंडिंग, ये पिन पॉइंट लैंडिंग का मतलब होता है स्थान लैंडिंग के लिए चुना गया था। जो स्थान लैंडिंग के लिए चुना गया था उसके पास ही लैंड ने सटीक लैंडिंग की। सियोली क्रेटर नाम की इस लैंडिंग साइट को चंद्रमा पर सबसे अधिक यह अंधेरे वाला धब्बा कहा जाता। लैंडर के साथ 2 अति लघु रोबोट, यह लूनर एक्सकर्शन व्हीकल 1 और यह 2 भेजे गए। इसके साथ भेजे गए एक्सरे इमर्जिंग एंड स्पेक्ट्रोस्कोपी मिशन, ठीक है, स्पेक्ट्रोस्कोपी मिशन चंद्रमा के चारों ओर यह चक्कर लगाते हुए यह चंद्रमा पर बहने वाला यह जो है प्लाज्मा की जांच की यह करेगा। अब देखिएगा यहाँ पर दिया है कि अमेरिका, सोवियत संघ, चीन और भारत के पश्चात जापान ऐसा 5वां देश होगा जो अपने किसी यान को चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग कराने में क्या हुआ, कामयाब रहा। चौथा देश था अपना प्यारा भारत, लेकिन दक्षिणी ध्रुव पर लैंडिंग करने वाला पहला देश था अपना भारत, और यह चंद्रमा पर मिशन उतारने वाला चौथा देश था भारत, और 5वां हो गया कौन, जापान। इसके बाद आगे करें कि चंद्रमा पर जापान के मून स्नाइपर की तथा पिन पॉइंट लैंडिंग की दृष्टि से यह बहुत बड़ी कामयाबी कही जा सकती है। इस लैंडिंग से पूर्व अप्रैल 2023 में जापान की एक अन्य यह हाकुतो आर, क्या नाम है, हाकुतो आर चंद्रमा पर लैंड करने से कुछ मिनट पूर्व ही क्या हुआ था, क्रैश कर गया था। यानी कि इसके स्लिम से पहले एक हाकुतो आर चंद्रमा पर भेजा था कौन, जापान ने, जो कि यह लैंडिंग करने से कुछ मिनट पहले ही क्या हो गया, यह टूट गया, क्रैश हो चुका। उसके बाद चंद्रमा पर भारत जो है चंद्रयान 3 के यह लैंडर विक्रम की चंद्रमा पर लैंडिंग के 1 सप्ताह
पूर्व रूस ने लूना 25 को चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करनी थी, किंतु यह तकनीकी खराब के कारण इस मिशन में क्या हो गया, नाकामयाब रहा। हाल ही में अमेरिका की एक प्राइवेट कंपनी एस्ट्रोबोटिक टेक्नोलॉजी का एक लैंडर जिसका नाम है पेरेग्रीन, क्या नाम है, पेरेग्रीन नाम दिया, चंद्रमा की सतह तक पहुंचने से पहले ही अपने मिशन में विफल रहा। पेरेग्रीन को यह वाल्कन रॉकेट जिसे लॉकहीड मार्टिन और बोइंग द्वारा बनाया गया 8 जनवरी 2024 को प्रक्षेपित किया गया था। नासा के सहयोग से प्रक्षेपित यह मिशन 52 वर्ष के अंतराल के पश्चात अमेरिका का पहला मून मिशन था। ठीक है, अमेरिका का पहला यह मून मिशन था जो कि नासा द्वारा चंद्रमा के लिए अंतरिम प्रक्षेपण जो था यह अपोलो 17 जो 1972 में किया गया था। अमेरिका ने 1969 से 72 के दौरान 6 बार मनुष्यों को चंद्रमा की सतह पर लैंड कराया था। वर्तमान में चंद्रमा की सबसे बड़ा मिशन अमेरिका आर्टेमिस मिशन है, जिसके तहत चंद्रमा की सतह पर मनुष्य को उतारने की नासा की योजना है। पेरेग्रीन मिशन आर्टेमिस मिशन से जुड़ा था, जिसे फरवरी 2024 में चंद्रमा पर लैंड करवाना था, किंतु प्रोपल्शन मॉड्यूल में खराबी आ जाने के कारण यह क्या हो गया, क्षतिग्रस्त हो गया। इसके बाद है फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन भारत की यात्रा पर। करें कि यह छठा अवसर था जब फ्रांस के कोई राष्ट्रपति भारत की गणतंत्र दिवस समारोह में क्या हुआ, यह शामिल हुआ। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा, नई दिल्ली पहुँचने से पूर्व जयपुर में एक रोड शो में फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन व भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करता। करें कि जो 75वें गणतंत्र दिवस मनाया गया, तो इस बार जो है मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किए गए थे किसको, इमैनुअल मैक्रोन को। किसको, इमैनुअल मैक्रोन को किया गया था। ठीक है, और करें कि यह 2016 में फ्रांस के तत्कालिक राष्ट्रपति फ्रैंकोइस होलैंड, 2008 में तत्कालिक राष्ट्रपति निकोलस सरकोजी, 1998 में तत्कालिक राष्ट्रपति जैक शिराक भारत के गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि थे। भारत की ओर से 2009 में तत्कालिक प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह और 2023 में प्रधानमंत्री मोदी जी यह फ्रांस के राष्ट्रीय दिवस यानी बेस्टिल डे परेड में शामिल यानी मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए थे। तो 2009 में कौन हुए थे फ्रांस में मुख्य अतिथि के रूप में, यह मनमोहन सिंह, और 2023 में प्रधानमंत्री मोदी जी हुए। इसके बाद यहाँ पर देखिएगा, करें कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के निमंत्रण पर फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन 25 से 26 जनवरी 2024 को यह भारत के राजकीय यात्रा पर भारत के 75वें गणतंत्र दिवस कार्यक्रमों में मुख्य अतिथि के रूप में भागीदारी के लिए उन्होंने राष्ट्रपति यह द्वारा क्या होता आमंत्रित किया गया था। उसके बाद 2 दिन की इस ताज़ा यात्रा, उसके साथ 40 सदस्यीय प्रतिनिधि भी यहाँ पर आए थे। जयपुर हवाई अड्डे पर, यानी कि जो यह यात्रा किया था, अपना यात्रा की शुरुआत जयपुर से, और जयपुर हवाई अड्डे पर अगवानी करने वाले विदेश मंत्री एस जयशंकर के अतिरिक्त राजस्थान के राज्यपाल करराज मिश्र और यह वहाँ के मुख्यमंत्री भजन लाल भी शामिल थे। हवाई अड्डे की सीधे जो है आमेर की किला पर उनका काफिला रवाना हुआ, जहाँ रास्ते में स्कूली बच्चे व लोगों से अभिवादन यह करते हुए फिर जंतर मंतर, फिर प्रधानमंत्री मोदी से मिलना और वार्ता किया। और वहाँ पर एक लग्जरी होटल है जिसका नाम है रामबाग पैलेस, वहीं पर दोनों में क्या हुआ, यह वार्ता भी संपन्न हुआ। द्विपक्षीय वार्ता में एक बड़ी उपलब्धि यह रही कि दोनों नेताओं के बीच इस बात के लिए जो है सहमति बनी कि दोनों देश मिलकर रक्षा उत्पादन का भावी रोड मैप तैयार करेंगे। ठीक है, रक्षा उत्पादन का भावी रोड मैप तैयार करेंगे। वर्ष 2026 के भारत फ्रांस नवाचार वर्ष के रूप में यह मनाने को जो है सहमति दोनों पक्षों ने हुई, यानी कि जो 2026 को है भारत फ्रांस नव वर्ष मनाएगा। ठीक है, कब, 2026 को, ध्यान में रखिएगा। उसके बाद और इसमें कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात है नहीं। उसके बाद कर्तव्य पथ पर परेड में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने उसका स्वागत किया। फ्रांसीसी सैन्य बल की टुकड़ियाँ तथा 2 राफेल विमान, एक एयरबस 333 मल्टी रोल टैंकर भी परेड में शामिल था। भारत में गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में भागीदार होने वाले इमैनुअल मैक्रोन यह 6ठे फ्रांसीसी राष्ट्रपति थे। क्या माते 6ठे राष्ट्रपति
ये थे। इसके बाद अगला है विभिन्न देशों के पासपोर्ट। यह जो है वैश्विक रैंकिंग 2024 में यह भारतीय पासपोर्ट का जो स्थान आया वह कितना, यह 80वां स्थान आया है। करें कि विश्व यह विभिन्न देशों के पासपोर्ट रैंकिंग में ब्रिटेन स्थित यह हेनली एंड पार्टनर्स द्वारा आधार पर की जा रही इनके कितने यह गंतव्य वीज़ा आवश्यकता के बिना ही जा सकते हैं। 199 विभिन्न देशों के पासपोर्ट का इन्होंने यह सर्वेक्षण किया और इसमें इसका क्या हुआ, रैंक जारी किया। तो रैंक की बात करेंगे, प्रथम स्थान पर 6 देश। तो 6 देश कौन कौन सा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, सिंगापुर और स्पेन। यह टोटल यह देखिएगा 100 यह वीज़ा रहित कितना को, 194 को। सेकेंड स्थान पर फिनलैंड, दक्षिण कोरिया और यह स्वीडन की बात करता है। अगर हम सबसे कमज़ोर सबसे अंतिम स्थान की बात करेंगे तो यह अफ़गानिस्तान का है। और अपना प्यारा भारत की बात करेंगे तो इसका स्थान है क्या, 80। अब यहाँ पर देखिए भारत और पड़ोसी देश की स्थिति क्या है। तो हेनले पासपोर्ट रैंकिंग 2024 में भारत पासपोर्ट के को जो है 80वां रैंकिंग मिला है। क्या मिला है, 80वां रैंकिंग। भारत कुल 62 देश या गंतव्यों के वीज़ा के बिना प्रवेश की अनुमति सुनिश्चित करता है। यह पिछले वर्ष 2023 के में प्रदत्त रैंकिंग में 84 यानी कि 4 पायदान क्या हुआ ऊपर है। अब पड़ोसी देश की बात करते हैं तो यह भूटान का स्थान रहा 87वां, म्यांमार का 52वां, बांग्लादेश का 57वां, वहीं चीन का 62वां। पाकिस्तान की स्थिति इस मामले में बहुत ख़राब है। इसके पासपोर्ट को 101वें रैंक जो है यह हेनले पासपोर्ट ने क्या हुआ, प्रदान किया। इसके बाद अगला जो है आपका यह क्या हो जाता है, यहाँ पर समाप्त हो जाता है, यानी कि आपका अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम भी क्या हो गया, समाप्त हो गया। ठीक है, तो कल हम लोग करेंगे आर्थिक परिदृश्य। ठीक है, आर्थिक परिदृश्य में जो इम्पोर्टेंट चीज़ होगा करवाने वाला वो हम करवाएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और ये अगर वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और दोस्तों के बीच शेयर कीजिए। चलिए।